नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष से पद्य भाग में से रीति काव्य का अध्ययन करते हुए बिहारी कवि का अध्ययन करेंगे। बिहारी कवि रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। बिहारी कवि रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वह एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें इन्होंने एकमात्र छंद दोहा का प्रयोग किया है। बिहारी कवि रीति काल के काव्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ये रीति सिद्ध कवि हैं और अप्रीतम कवि हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभाशाली रसप्रवण मेधावी कवि थे। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनके अक्षय कीर्ति का पर्याय है। बिहारी कवि के जीवन परिचय को जानने के लिए हमें कुछ अध्ययन करना है। बिहारी कवि के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी सामान्य रूप से यह माना जाता है कि बिहारी का जो जन्म है वह 1652 संवत में हुआ तथा उनकी मृत्यु संवत 1721 में मानी जाती है। उनके जन्म के बारे में कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ये ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, परंतु इनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। उसके बाद मथुरा में इनका विवाह हुआ और ये ब्रज में आकर के बस गए थे। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह बिहारी भी दरबारी कवि थे। जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय के दरबार में ये राजकवि थे और वहीं से इन्हें वृत्ति मिलती थी। साथ ही जोधपुर महाराज के दरबार से भी संबंधित थे। इनकी पत्नी भी कवयित्री थी और बुंदेलखंड में रहते समय ही इन्हें काव्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना ऐसे जाता है कि जो बिहारी कवि हैं वे विवाह के पश्चात मथुरा में ही बस गए थे और मथुरा में ही ये रहने लगे। एक तरीके से घर जवाई रहने लगे। तो नीति, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी बहाने वाले बिहारी कवि इस संदर्भ में अपने दोहे भी प्रस्तुत करते हैं कि घर जवाई रहने के क्या तो लाभ हैं, क्या नुकसान हैं। विवाह के उपरांत बिहारी कवि मथुरा में बस गए थे। यहीं वे ससुराल में ही स्थायी रूप से रहने लगे। एक बार बादशाह शाहजहां ने बुलाया
तो उनके बुलावे पे ये आगरा गए। शाहजहाँ के पास कुछ दिन रहने के पश्चात बिहारी का अनेक राजाओं से परिचय हुआ। उनमें जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय भी थे और वे उन्हीं के साथ जयपुर आ गए। परंतु जयपुर आने के पश्चात उन्हें मालूम चला कि जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय कि वे अपनी नवविवाहित रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त हो गए, अर्थात वो नई रानी के साथ ही रहने लगे और राज दरबार में तक नहीं आते थे। राजकार्य बहुत प्रभावित हो रहा था। सभासदों ने बिहारी कवि को इस समस्या के बारे में बताया कि नवयौवना पत्नी के साथ महाराज हैं और महलों से रनिवास से बाहर आते ही नहीं हैं। तो तत्काल बिहारी कवि ने एक दोहा लिख करके भेजा। वो इस प्रकार था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुप, नहीं विकास इह काल, अली कली से ही बंध्यो आगे कवन हवा। कि जिस रानी को लेकर के महाराज जय सिंह इतने गंभीरता से रनिवास में थे और उनको जब ये दोहा मिला तो वो तुरंत प्रभावित हुए। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू का सा प्रभाव हुआ। वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हुए और महाराज की आज्ञा से ही बिहारी ने दोहों की रचना की। सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। नीति भक्ति और वैराग्य लोक मर्यादा के पदों दोहे के शक्ल में सतसई में विद्यमान हैं। बिहारी कवि की केवल एकमात्र ये रचना उनको विख्यात कर देती है। इस पर संस्कृत प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसती अत्यधिक प्रभावित मालूम होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहारी कवि अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ी थी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। भक्ति भाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा, क्योंकि इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। नारी सौंदर्य चित्रण में भी बिहारी अप्रतिम थे। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका दोहा जैसा छंद उनके हाथों से सफल हुआ। मादकता कोमलता सरसता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि कहाँ हैं, अर्थात कोई रीतिकालीन कवि इनकी बराबरी नहीं कर सकता। बिहारी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर आए। अनुभाव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है।
मुक्तकार के रूप में अगर हम बिहारी को देखें तो विभिन्न आलोचकों ने भी इनके कार्य की प्रशंसा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी हैं, अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार करना चाहिए। यह मूल्यांकन देखें तो कुछ बिंदुओं का अध्ययन करें कि कवि ने ऐसे विषयों और प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखता हो। कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो कि वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना सके। मुक्तकार में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए। भाषा शैली में समास का गुण होना चाहिए। कवि को व्यंग्य प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। भाषा में कोमलता, सरसता और प्रवाह का गुण होना चाहिए। अगर शब्द योजना में नाद सौंदर्य हो तो और भी अच्छा है। अगर इन विशेषताओं को दृष्टि में रख करके बिहारी सतसई का अध्ययन करें तो इनमें से अनेक विशेषताएं हमको मिल जाएंगी। उन्होंने मुख्यतः नायक और नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया है। मुक्तक में रस के सभी अवयवों की नियोजना एक साथ नहीं हो पाई, अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखती। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है। प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, उनकी एक चेष्टा या आश्रय की मनोदशा, उसकी एक उक्ति, उनमें से किसी एक के चित्रण से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रधानता देते हुए बिहारी कवि ने उचित ही किया, किंतु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उसके काव्य को अनेक विरोधी भावों से ग्रसित कर लिया। बिहारी कवि एक दोहे में तो रमणी की मधुर छवि का आस्वादन करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी छवि में तीय छवि की घोर भर्त्सना में लीन हो जाते हैं। एक और विपरीत रति का चित्रण है तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन है। कहीं हास्य की हल्की मुस्कान है तो कहीं नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता है। यही कारण है कि
बिहारी के काव्य की मूल भाव धारा का अबाध रूप से आगे नहीं बढ़ पाती। वह अनेक स्थानों पर विच्छिन्न होकर सुप्ति सी इधर उधर बटकर लुप्त हो जाती है। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी कवि सिद्धहस्त हैं। नायिका की साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने अत्यधिक चित्ताकर्षक रूप से प्रस्तुत किया है। हमारी पुस्तक में आया है कि भौएं ऊंचे ऊचरू उलट मोरी मोरी मुँह मोरी नीठी नीठी भीतर गई दीठी दीठी सो जोरी। इसी प्रकार नायिका कि चितवन का चित्रण देखिए कि अनयारे दीर्घ द्रगन की तीन तरुण समान वह चितवन और कछु जिए बस मोहुत सुजान। यहाँ चितवन की सी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर उसे रहस्यमय ढंग से अद्भुत आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कल्पना की समाहार शक्ति के भी अनेक प्रमाण बिहारी के काव्य में हमको मिल जाते हैं। अहे देड़े जिने धरे जिनी लू ले ही उतार नीके है छीके हुए ऐसे ही रही नार। यहाँ केवल कुछ संकेत द्वारा ही पूरे दृश्य का अंकन किया गया है। कवि ने पूरी बात न कहकर केवल कुछ ऐसे तथ्यों की ओर संकेत किया है जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। एक उदाहरण सुनिए कि परतीय दोष पुराण सुन लखी मुलक सुखी दानी कसू करी राखी मिश्र हु मुहे आन मुस्कान। यहाँ भी कवि ने दो पंक्तियों में एक पूरी कहानी कह डाली। कथावाचक महोदय उक्त सुखदानी का कोई परिचय दिए बिना ही उसके संबंध में कोई चर्चा किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। भाषा की जो समास शक्ति है उसके गुण भी बिहारी सतसई में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे कम से कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र उपस्थित कर सकते हैं। देखिए, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दे नई यह रीत। व्यंजना का वैभव भी बिहारी सतसई में अनेक स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जयसिंह जैसे सूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग के अग्रांकित तीरों से भेदने में सफलता प्राप्त की है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख व्यंग विचार बाज पर आए पानी पर तूफन छिन्न मार। भाषा में कोमलता और सरसता नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी सतसई में कतिपय दोहों में परिलक्षित होता है। तंत्री नाद कवित्तर सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस प्रकार बिहारी सतसई में मुक्तक काव्य के प्राय सभी गुण ढूंढे जा सकते हैं, किंतु साथ ही उसमें अनेक दोष हैं। जैसे पहले संकेत किया गया है, एक तो इसमें बेमेल विषयों को एक साथ दिखाया गया है। करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद वाली उक्ति से सिद्ध होता है कि अपनी सतसई को अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर कवि ने
उसमें अनेक विरोधी भावों को प्रस्तुत किया है। दूसरी बात ये कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति कई स्थलों पर गुणों की अपेक्षा दुर्गुण बन गई है। इसके कारण उनके अनेक विषयों, दोहों के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित है। इसी दुर्बोधता के कारण सच्चाई के आस्वादन के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करना है। व्यंजना के पैर में पढ़कर बिहारी ने कई दोहों को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया है। उनकी भाषा में भी सर्वत्र स्वाभाविक प्रभाव नहीं मिलता है। इसी के साथ आज का बिंदु हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।